हेलो दोस्तों, आज हम साउथ सिनेमा इंडस्ट्री के दमदार हीरो रामचरण की हाल ही में रिलीज हुई मूवी गेम चेंजर की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत आंध्र प्रदेश के वर्तमान सीएम सत्यमूर्ति उर्फ सत्या से होती है, जो रात में एक बुरे सपने की वजह से घबराकर उठ जाते हैं। वह सपना उनके अतीत का होता है। डर के मारे वो पुराने संगीत यंत्र पर हल्की आवाज में गाना बजाकर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार फिर उन्हें वही अतीत का सपना आता है जिसमें स्टेज पर हकलाते हुए एक आदमी तथा उनके घर के अंदर एक औरत और 10 साल का बच्चा खड़ा दिखाई पड़ता है, जिनका चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसकी कहानी हमें आगे पता चलेगी। उस सपने के बाद ही सीएम की हालत एकदम सीरियस हो जाती है और तत्काल उन्हें एम्बुलेंस से लेकर लोग हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, लेकिन फ्लाईओवर पर एम्बुलेंस के चढ़ते ही फ्लाईओवर बीच में से गिर जाता है और बहुत सारे लोग उसमें मारे जाते हैं, जहां सीएम की जान जाते जाते बचती है। जैसे तैसे सीएम के लोग उनको पैदल ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं, जहां उनके दोनों बेटे भी होते हैं। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक बार के लिए तो सीएम की धड़कनें चलना बंद हो जाती हैं, जिसे देखकर उनके दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं और अगला सीएम बनने के लिए हॉस्पिटल में ही आपस में लड़ने लगती हैं। लेकिन तभी सीएम की धड़कनें वापस चलने लगती हैं, जिसे देखकर दोनों छाती पीट लेते हैं। एंड फिर सबके जाने के बाद सीएम अपने सेक्रेटरी सभा से कहते हैं कि मुझसे अतीत में बहुत बड़ा पाप हुआ है जो आज भी मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए अब हमें प्रायश्चित करना होगा। एंड फिर सीन प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश का होता है, जहां 5 गुंडे ट्रेन में बैठे एक आईएएस ऑफिसर को मारने के लिए ट्रेन का पीछा करते हुए लोको पायलट को डरा धमकाकर ट्रेन को रोक देते हैं। ट्रेन के रुकते ही सारे गुंडे उस आईएएस को खोजने लगते हैं। तभी मेन गुंडे का फोन ट्रेन में चढ़े गुंडे को आता है, जो पूछता है कि तुम कितने लोग हो। वो बोलता है कि भाई हम 5 लोग हैं और उस आईएएस के लिए इतने लोग काफ़ी हैं। तब वो गुंडा बोलता है कि अबे साले, वो पहले आईपीएस था, अब आईएएस बन चुका है, तो रुक मैं भी आता हूँ। एंड फिर रामचरण की लुंगी में दमदार एंट्री होती है, जो गुंडों को खूब पीटता है और पीट कर सबको रेलवे ट्रैक में ट्रेन से कटने के लिए रस्सी से बांध देता है। जिसके बाद रामचरण मेन गुंडे को वीडियो कॉल करके सबको दिखाता है और कहता है कि जल्दी आबे, नहीं तो आधे घंटे में आ रही अकाल तख्त ट्रेन इन्हें रौंद कर चली जाएगी। अपने भाइयों की कंडीशन देखकर वो गुंडा हेलीकॉप्टर से वहां आता है और अपने साथियों को जिंदा छोड़ने के बदले में राम को अपना हेलीकॉप्टर दे देता है। राम के हेलीकॉप्टर में बैठते ही अकाल तक ट्रेन आ जाती है और वो गुंडा अपने साथियों की रस्सी भी नहीं काट पाता। लगता है कि सारे गुंडे अब ट्रेन से कटने वाले हैं, लेकिन एंड टाइम पर रामचरण हीरो की स्टाइल में हेलीकॉप्टर से लटक कर उनकी रस्सियों को काट देते हैं और वे सभी बाल बाल बच जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये गुंडे यूपी के गुटखा माफिया थे और जब राम आईपीएस था तो उसने इन गुंडों के सारे इलीगल धंधों को बंद करके उसमें आग लगा दिया था। तभी से ये गुंडे राम के जानी दुश्मन बने हुए हैं। एंड फिर सीन राम के घर का होता है, जहां उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा तू शादी कर ले, लेकिन राम तुरंत मना कर देता है और कहता है कि माँ, अगर आप शादी ही करवाना चाहती हैं तो मेरे भाई बहनों की करवा दीजिए। एंड फिर सीन राम के ऑफिस का होता है, जहां राम एक आईएएस के रूप में चार्ज लेता है। ऑफिस में राम के अर्दली के रूप में पुष्पा मूवी का गुंडा मंगल सीनू सत्यम के रूप में होता है, जिसकी अपनी भी एक स्पेशल क्वालिटी होती है। जो माँ के पेट से ही टेढ़ा पैदा हुआ था, इसलिए वो चलता भी टेढ़ा था और देखता भी टेढ़ा ही था। इसी क्वालिटी के कारण एक दिन बहुत सारी लड़कियां उसकी पिटाई कर देती हैं। चार्ज लेने के बाद राम अर्दली सत्यम को बुलाता है, जो उनसे कहता है कि सर, मैं आदमी टेढ़ा हूँ लेकिन काम सीधा करता हूँ। राम सत्यम से सारे अधिकारियों, बिजनेसमैन और गुंडों की एक मीटिंग बुलाने को कहता है। मीटिंग में राम सबको समझाते हुए कहता है कि आप लोग आज से बुरे काम छोड़ दीजिए और शराफत से अपना काम करिए।
लेकिन उन लोगों का पेट तो हाथी से भी बड़ा हो चुका था। इसलिए राम सबको सबक सिखाने के लिए एक बस में बैठाता है और उन्हीं के बीच बैठे एक गल्ला व्यवसायी के चावल के गोडाउन पर जाता है, जो सस्ते चावल को केमिकल से पॉलिश करके महंगे दाम पर बेचता था। अपने सातिर दिमाग से राम सबके सामने उसका पर्दाफाश करके उसका गोडाउन सील कर देता है एंड फिर वो बस लेकर एक मॉल में जाता है, जिसकी बिल्डिंग मानक के अनुरूप नहीं बनी थी, क्योंकि उस मॉल के अंदर फायर ब्रिगेड की गाड़ी घुस नहीं पा रही थी, क्योंकि हाल ही में एक मॉल में आग लगने की वजह से 35 लोग जलकर मर गए थे, जिसका मुख्य कारण माल की बनावट की वजह से उसमें फायर ब्रिगेड की गाड़ी का न पहुंच पाना था। इसलिए राम उस मॉल के मालिक के सामने ही उसके मॉल को बम से उड़वा देता है, जिसके बाद राम सबको बस में बैठा कर कहता है कि अभी और डेमो देखना बाकी है क्या, जिस पर सभी डर के मारे हाथ जोड़कर गलत काम छोड़कर शराफत से रहने का वादा करती हैं। फिर सीन सीएम सत्या का होता है, जो अपने पार्टी मेंबर्स को एक मीटिंग में संबोधित करते हुए कहता है कि अब मेरे कार्यकाल का केवल 1 साल बचा है और मैं इस बचे साल में कुछ नेक कार्य करना चाहता हूँ, इसलिए आप लोग गलत काम छोड़कर सुधर जाइए और जनता की सेवा करिए। सत्या की बातें सुनकर उसके दोनों बेटे बौखला जाती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलीगल काम सत्या के दोनों बेटों का ही था, क्योंकि सत्या के छोटे बेटे मॉपी देव ने ही वो फ्लाईओवर बनवाया था जो मूवी की स्टार्टिंग में गिरा था, जहां सत्या सीएम की जान जाते जाते बची थी। न चाहते हुए भी सत्या के बेटों समेत सबको इलीगल बिजनेस बंद करना पड़ता है, लेकिन सत्या का बेटा मॉपी देव बड़ा ही कमीना इंसान था, जो रात में चोरी से अवैध रेत खनन का धंधा करना जारी रखता है। एंड फिर सीन राम की बहन की शादी का होता है, जहां राम के दोस्त उससे पूछते हैं कि राम तुमने शादी क्यों नहीं की, जिस पर राम बताता है कि मैं कॉलेज के दिनों में बहुत गुस्सैल इंसान था, अन्याय करता देखकर मैं सबकी पिटाई कर देता था। एक दिन उसे पता चलता है कि कोई प्रोफेसर लैब में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। फिर क्या अगले दिन वो उस प्रोफेसर को उसकी बेटी दीपिका के सामने पीट देता है, जहां सारी बात जानने के बाद उसकी बेटी दीपिका राम से कहती है कि नाम तो उस प्रोफेसर का सही है, लेकिन वो इंसान मेरे पापा नहीं कोई और है, और अपने पापा को पीटने के जुर्म में दीपिका राम को अरेस्ट करवा देती है। जिसके बाद राम के दोस्त दीपिका को समझाते हुए कहते हैं कि राम एक नेक इंसान है, उसने गलतफहमी में तुम्हारे पापा को पीट दिया। एंड फिर दीपिका अपने पापा के साथ थाने जाकर राम को छुड़वाती है। तभी से राम दीपिका को पसंद करने लगता है। दीपिका को भी इस बात की भनक लग जाती है और वो एक दिन राम से कहती है कि राम तुम बहुत गुस्सैल इंसान हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती, लेकिन अगर तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लो तो मैं तुम्हारे बारे में सोच सकती हूँ। जिस पर राम राजी हो जाता है, लेकिन उसके लिए यह काम बड़ा मुश्किल साबित होता है। कुछ दिनों तक सब सही चलता है और राम के गुस्सा न करने की वजह से दीपिका उससे काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन एक दिन दीपिका उसे मारपीट करते देख लेती है और गुस्से में उसे खूब डांटती है और कहती है कि तुम अपने गुस्से का सही इस्तेमाल करने के लिए आईएएस अफसर बन जाओ। जिस पर राम कहता है कि आईपीएस क्यों नहीं बन सकता। तब दीपिका कहती है कि तुम आईपीएस बनकर एनकाउंटर करके और भी गुस्सैल बन जाओगे, इसलिए बनोगे तो तुम आईएएस ही, नहीं तो भूल जाना मुझे। दीपिका को पाने की चाहत में राम आईएएस की तैयारी करता है और एग्जाम पास भी कर लेता है, लेकिन मार्क्स थोड़े कम होने की वजह से उसे आईपीएस की पोस्ट मिलती है। और जब इसकी खबर दीपिका को लगती है तो वो राम से बिना बताए ही कहीं दूर चली जाती है। बहुत ढूंढने के बाद भी राम को दीपिका का पता नहीं चलता। बाद में मैंने बहुत मेहनत की और अब आईएएस ऑफिसर भी बन गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं दीपिका को ही ढूंढ रहा हूँ, इसलिए आज तक मैंने शादी नहीं की। तभी उन्हीं के बीच नशे में टल्ली बैठा एक दोस्त कहता है कि मैं दीपिका को जानता हूँ कि वो कहाँ रहती है, और यह कहते ही वो सो जाता है। दीपिका के बारे में सुनकर राम एकदम से खुश हो जाता है और उस दोस्त को खूब जगाता है, लेकिन वो कहाँ उठने वाला था। आगे राम मोप्पी के इलीगल धंधे की वाट लगाने लगता है, जिस कारण राम और मोप्पी की खूब झड़प होती है। मोप्पी राम को डराने की बहुत कोशिश करता है। तब राम कहता है कि मैं आईएएस तेरी तरह मर्डर करके या वोट खरीद कर नहीं बना हूँ, जो करना है कर ले, मैं तुझसे डरने वाला नहीं हूँ।
हूँ। एंड फिर सीन उसी दोस्त का होता है जो नशा टूटने पर राम को दीपिका का एड्रेस बताता है। तुरंत राम दीपिका के पास जाता है। दीपिका से मिलकर राम उसे बताता है कि अब वो आईएएस ऑफिसर बन चुका है, जिस पर दीपिका कहती है कि उसने भी आज तक तुम्हारे इंतजार में शादी नहीं किया और अब मैं एक ओल्ड एज होम चलाकर बुजुर्गों की सेवा करती हूँ। दीपिका राम को सबसे मिलवाती है, जहाँ राम एक ओल्ड महिला को देखता है जो कि मेंटली अनस्टेबल होती हैं। तब दीपिका बताती है कि ये लेडी यहाँ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमेशा सीएम को लेटर लिखती हैं, जिस पर राम कहता है कि कल सीएम आने वाले हैं और उनकी देखभाल की जिम्मेदारी मुझे ही करनी है। अगर आप कहिए तो मैं आपकी मुलाकात सीएम से करवा सकता हूं, जिस पर वो लेडी तैयार हो जाती हैं। फिर सीन सीएम सत्या की रैली का होता है, जो स्पीच दे रहे होते हैं। उसी बीच वो लेडी खड़ी होकर जोर जोर से कहने लगती है कि तू वोट का लालची है, बस बोलता है लेकिन करता कुछ भी नहीं। ये सुनकर वहीं खड़ा मोपी गुस्सा होकर उस लेडी को वहां से हटाने लगता है, लेकिन उस लेडी को देखकर सत्या को लगता है कि वो उसे जानता है। तब सत्या मोपी को रोककर उस लेडी को मंच पर बुलाता है, जहां वो लेडी कंप्लेन करती है कि जो दूध हमें ओल्ड एज होम में मिलता है उसमें काफ़ी मिलावट होती है, जिसकी फैक्ट्री का मालिक आपका बेटा मोपी है। जिसे सुनकर मोपी गुस्से में उस लेडी को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन सत्या मोपी को रोककर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है और मोपी से उस लेडी से माफ़ी मांगने को कहता है। तभी सत्या की तबीयत बिगड़ने लगती है और वो बार बार उस लेडी की तरफ ही देख रहा था, मानो कि उसका कोई पुराना रिश्ता हो। जल्दी से सत्या को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। हॉस्पिटल में सत्या के होश में आने पर मोपी गुस्से में कहता है कि आप उस आईएएस राम को तुरंत सस्पेंड करवा दीजिए। मोपी को गुस्सा देखकर सत्या अपने सेक्रेटरी सभा से राम को कुछ समय के लिए सस्पेंड करवा देता है, जिसे मोपी काफ़ी खुश होता है। मोपी को खुश देखकर सत्या कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम दूध में क्या मिलाते थे, इसलिए मैं तुम्हें भी पार्टी से बाहर निकालता हूँ। यह सुनकर मोपी आपा खो बैठता है और अपने पिता मतलब सीएम सत्या की हत्या कर देता है। दूसरी तरफ राम को भी उसका सस्पेंशन लेटर मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफ़ी दुखी होता है, क्योंकि अब फिर से सारे इलीगल काम चालू हो जाएंगे। तब उसे समझाते हुए दीपिका कहती है कि कुछ समय की बात है राम, सब ठीक हो जाएगा, अभी हमें अपनी शादी पर फोकस करना चाहिए। एंड फिर सीन पार्टी ऑफिस का होता है, जहां सबके सामने मोपी ऐलान करता है कि अगला सीएम मैं ही बनूंगा। जिस दिन मेरा शपथ ग्रहण होगा उसी दिन राम की मौत भी होगी। संयोग ऐसा होता है कि जिस दिन मोपी का शपथ ग्रहण समारोह होता है उसी दिन राम की शादी हो रही थी। मोपी प्लान के तहत पुलिस भेजकर राम को मंडप से ही अरेस्ट करवा लेता है। अरेस्ट करके पुलिस वाले बीच बाजार में उसे ले जाते हैं, जहां भगदड़ मची होती है। उसी बीच मोपी के गुंडे राम को खूब मारते हैं, लेकिन पुलिस वाले राम को बचा लेती हैं। एक पुलिस वाला राम को बताता है कि सीएम सत्या का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने अगला सीएम आपको ही बनाने के लिए कहा है, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की काली करतूतों का पता चल चुका था और उन्होंने यह भी कहा कि उनका अंतिम संस्कार भी राम ही करेगा। लेकिन राम को कुछ समझ में नहीं आता है। तब सीएम का सेक्रेटरी सभा राम को एक पास्ट की कहानी बताता है और कहता है कि राम तुम्हारे पिता का नाम अनप्पा था, जो गरीबों और ज़रूरतमंदों की बहुत सहायता करते थे। एक बार कोई बिजनेसमैन गांव वालों की ज़मीन हड़पकर स्टील की फैक्ट्री बनाना चाहता था, जिसको अनप्पा ने ही रोका था। तभी से वो गांव वालों का मसीहा बन गया है। तभी अनप्पा का एक दोस्त उससे कहता है कि तुम काफ़ी लोकप्रिय हो गए हो, इसलिए तुम्हें एक पार्टी बनाकर सत्ता हासिल करके लोगों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन अनप्पा इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो बोलते वक्त बहुत ही हकलाता था। लेकिन जनता की भलाई के लिए वो इलेक्शन के लिए तैयार हो जाता है और अपना भाषण तो वो खुद लिखता है, लेकिन स्टेज पर बोलने के लिए अपने एक साथी सत्या को चुनता है। अनप्पा और सत्या की जुगलबंदी से उनकी पार्टी फेमस हो जाती है। अब इलेक्शन नज़दीक आ जाते हैं, तब अनप्पा का दोस्त उससे कहता है कि हमें भी पैसे बांटने होंगे, नहीं तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। पैसे देने के लिए वही स्टील की फैक्ट्री लगाने वाला बिजनेसमैन तैयार है, लेकिन अनप्पा पैसे बांटने से साफ मना कर देता है और यह भी कहता है कि अगर ऐसा होगा तो मैं इस पार्टी को ख़त्म कर दूंगा। ये बोलकर अनप्पा वहां से चला जाता है।
लेकिन सत्या और उसका दोस्त किसी भी तरह इलेक्शन जीतना चाहते थे, इसलिए वे पैसे बांटने लगते हैं, जिसकी भनक अनप्पा को लग जाती है। जिसके बाद अनप्पा एक प्लान बनाता है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर सबके सामने अपनी पार्टी को रद्द कर देगा। इस बात की भनक जब सत्या को लग जाती है तो पार्टी को खत्म होता देखकर सत्या फैसला करता है कि वो अनप्पा और उसकी फैमिली को मार देगा, नहीं तो वो उसे इलेक्शन जीतने नहीं देंगे। इसलिए रात में सत्या के गुंडे अनप्पा और उसकी पत्नी तथा बच्चे राम को पीटने लगते हैं। शुरू में तो अनप्पा कुछ लोगों को खूब पीटता है, लेकिन ज़्यादा गुंडे होने की वजह से अनप्पा कमज़ोर हो जाता है। लेकिन मौके का फ़ायदा उठाकर अनप्पा की पत्नी अपने बच्चे राम को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है और फिर गुंडे अनप्पा को जान से मार देते हैं। जिसके बाद सत्या अनप्पा की जगह पार्टी का मुखिया बन जाता है और आगे सत्या इलेक्शन जीतकर सीएम भी बन जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। पूरी कहानी सुनकर राम को बहुत गुस्सा आता है कि उसने उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया है जो उसके पिता का हत्यारा है। तब सभा राम से कहता है कि सत्या को हमेशा अनप्पा के मरने का गम था, लेकिन वो अनप्पा को तो सीएम न बना सका, इसलिए उसने प्रायश्चित करने के लिए तुम्हें सीएम का पद सौंपा है। तब राम उसी ओल्ड एज होम में जाता है और पत्र लिखने वाली महिला से मिलता है जो कि राम की माँ होती हैं। तब हमें पता चलता है कि सीएम सत्या के सपने में राम का ही परिवार आता था। आगे राम को सीएम बनने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन उसी बीच मोपी वहां आता है और कहता है कि राम को सीएम बनने से पहले अपने आईएएस की नौकरी छोड़नी होगी, लेकिन वो तो अभी सस्पेंड है, इसलिए पहले उसे सर्विस ज्वाइन करना होगा, फिर रिजाइन करना होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात कि उस पर जो केस मैंने फाइल किया है वो मैं जब तक वापस नहीं लूँगा तब तक वो सीएम नहीं बन पाएगा। तब राम मोपी से कहता है कि मुझे सीएम बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर चाहो तो तुम सीएम बन जाओ। आगे मोपी सीएम बन जाता है। दूसरी तरफ काफ़ी सारे आईएएस के सपोर्ट से राम फिर से आईएएस की जॉब ज्वाइन कर लेता है, जिसे सुनकर मोपी हंसते हुए कहता है कि मैं तो अब सीएम हूँ, वो आईएएस मेरा क्या कर लेगा। लेकिन फिर भी मोपी अपने आदमियों से कहता है कि जल्दी से राम का ट्रांसफ़र करवाओ, चूँकि अब सीएम का कार्यकाल कुछ ही महीनों का बचा था। तभी वहां राम पहुंच जाता है और वो मोपी से कहता है कि अब मैं इलेक्शन कमिश्नर बन गया हूं और मैंने 2 महीने बाद इलेक्शन की डेट रख दी है, इसलिए अब तुम सीएम की पावर का यूज नहीं कर सकते, मतलब कि मेरा ट्रांसफ़र भी नहीं करवा सकते। अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम सीएम तो हो लेकिन निकम्मे सीएम हो। मोपी गुस्से से लाल हो जाता है और फैसला करता है कि वो अगला इलेक्शन जीत कर रहेगा, इसलिए वो हमेशा की तरह लोगों के वोट को खरीदने के लिए खूब पैसे बांटता है, जिसकी खबर राम को भी होती है, लेकिन वो मोपी को नहीं रोकता है। आगे राम सारे गांव वालों को हर तरीके से समझा देता है कि आप लोग नहीं जानते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद मोपी कितना पैसे कमाएगा, इसलिए आप लोग एक वोट का 2000 की जगह 20,000 लीजिएगा। सारी बात सुनने के बाद गांव वाले राम की बात मान जाते हैं। दूसरी तरफ मोपी इलेक्शन जीतने के लिए पैसे पानी की तरह बहाता है। फिर सीन वोटिंग डे का होता है, जिस दौरान मोपी सारे वोटिंग सेंटर पर बम लगा देता है और एक सेंटर पर ब्लास्ट करके राम को फर्जी वोटिंग करने के लिए मजबूर कर देता है। न चाहते हुए भी राम मोपी को फर्जी वोटिंग करने देता है। पहले फेज की वोटिंग समाप्त होने के बाद मोपी राम के सामने आकर कहता है कि मैंने बस एक ही जगह बम रखा था तुझे डराने के लिए, अब मेरे वोटर्स अपनी अंगुलियों का निशान मिटाकर फिर से वोटिंग करेंगे और मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। जिस पर राम हंसते हुए कहता है कि एक सीक्रेट बताऊं, मैंने भी इंक में एक केमिकल मिला दिया था, जिसके अंगुली पर लगते ही वो अंगुली सूजकर इतनी मोटी हो जाएगी कि तुम्हारे लोग फिर से वोटिंग नहीं कर पाएंगे। आगे राम फर्जी वोटर्स को गिरफ्तार करवा देता है और जहां जहां फर्जी वोटिंग हुई थी वहां री इलेक्शन करवा देता है, जिसे सुनकर मोपी के तोते उड़ जाते हैं। आगे मोपी को पता चलता है कि गांव वालों ने एक वोट के बदले 20,000 रुपये लेकर भी उसको वोट नहीं दिया है। तब उसे समझ में आ जाता है कि राम ने गांव वालों को भी उसके खिलाफ भड़काया था
लेकिन मोपी यहीं नहीं रुकता है। वो निर्वाचन आयोग में राम के खिलाफ कंप्लेन करता है और राम के पिता की फोटो दिखाकर कहता है कि ये राम के पिता हैं और ये पार्टी भी राम की है। फिर राम क्यों अपनी पार्टी को हराना चाहता है, लेकिन राम अपने वर्तमान माता पिता की फोटो दिखाकर कहता है कि अपन्ना मेरे पिता नहीं हैं, कानूनी तौर पर मेरे माता पिता कोई और हैं। जिस पर निर्वाचन आयोग कहता है कि अपन्ना से तुम्हारा चेहरा मिलता है, इसलिए तुम्हें प्रूव करना होगा कि अपन्ना तुम्हारा पिता नहीं है, नहीं तो हम री इलेक्शन करवाएंगे। अब अपन्ना तो मर चुका था, इसलिए अपन्ना की पत्नी को बुलाया जाता है, जो सबके सामने अपन्ना को अपना पति और राम को अपना बेटा स्वीकार कर लेती है। लेकिन राम कह देता है कि ये लेडी मेंटली अनस्टेबल हैं, लीगली इनकी बातें माने नहीं होगी। फिर निर्वाचन आयोग मोप्पी के कहने पर राम और अपन्ना की पत्नी का डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला लेता है और अगले दिन टेस्ट तक अपन्ना की पत्नी को पुलिस कस्टडी में रखा जाता है। आगे राम अपन्ना की पत्नी से मिलने जेल में जाता है और रोते हुए दिल दुखाने के लिए अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर मैंने वहाँ आपको अपनी माँ स्वीकार कर लिया होता तो री इलेक्शन होता और मोपी की सरकार बन जाती। जिसे सुनकर राम की माँ कहती है कि अपन्ना का बेटा कभी गलत नहीं कर सकता, तुम जैसा चाहते हो राम वैसा ही होगा। जेल में राम की माँ गाना सुनने के बहाने रात में एक लेडी कांस्टेबल से मोबाइल लेकर यूट्यूब से पता कर लेती हैं कि शरीर के बाल, ब्लड या किसी अंग के मिलने से डीएनए को मैच करवाया जा सकता है। केवल अगर इंसान की बॉडी को सल्फ्यूरिक एसिड जैसे तेजाब में जला दिया जाए तो डीएनए मैच नहीं हो सकता। इसलिए वो यूट्यूब से सल्फ्यूरिक एसिड की लोकेशन का पता करके एक फैक्ट्री में जाती हैं और उस सल्फ्यूरिक एसिड के कंटेनर में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। जब यह खबर राम को पता चलती है तो वो अपने माँ के त्याग और बलिदान पर रोने लगता है। अगले दिन माँ के मर जाने से डीएनए का मिलान नहीं हो पाता और निर्वाचन आयोग री इलेक्शन कराने का निर्णय वापस ले लेता है। लेकिन मोपी रुकता नहीं है। वो प्लान बनाता है कि जब ईवीएम स्ट्रांग रूम में रखने के लिए जाएगा तो वो रास्ते में ही उनको बम से उड़ा देगा। लेकिन राम अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके सारे ईवीएम को ड्रोन से सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रखवा देता है, जिसे देखकर मोपी बौखला जाता है। लेकिन काउंटिंग के दिन मोपी गुंडों से ईवीएम को तोड़ने के लिए भेजता है, जहां काउंटिंग स्थल पर राम उसी गुटखा माफिया की सहायता से बुलडोजर से गुंडों को धराशायी करते हुए मोपी को खूब पीटता है। लेकिन दीपिका के वहां आ जाने से वो मोपी की जान बख्श देता है और इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले स्टेट इलेक्शन ऑफिसर के पद से रिजाइन कर देता है। रिजल्ट के दिन राम की पार्टी ज़्यादा वोटों से इलेक्शन जीत जाती है और राम अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए सीएम पद की शपथ लेने साइकिल से जाता है। इसी के साथ यह मूवी समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।